So today we are going to start solving the questions which are available at the end of the chapter. So question number one, it states like, what is the force between two small charged spheres having charges of 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb placed 30 centimeter apart in the air. So question is given as like two spheres are there having charges of 2 into 10 to the power minus 7 coulomb, and the second one is having 3 into 10 to the power minus 7 coulomb. And what we have to do, we have to find out the force between two spheres, and both are placed at the 30 centimeter apart. Both are separated by 30 centimeter of distance. So what is given? There are two spheres. They are charged by the 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb, and they are separated by 30 centimeter of distance, and we have to find out the force between them. बताइए कैसे करेंगे? पहले तो बताइए यहाँ पे फोर्स कौन सा लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा. वेरी गुड. इलेक्ट्रिक फोर्स का दूसरा नाम क्या होता है? सेकेंड नेम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स. किसने दिया था इलेक्ट्रिक फोर्स? किसने कहा था कि चार्जेस जब भी होंगे उनमें रिपल्सन या अट्रैक्शन होगा? कूलम्ब्स ने. तो इसी को हम सेकंड नाम देते हैं कूलम्ब्स लॉ. ठीक है. तो अगर क्वेश्चन में आ जाता है कूलम्ब्स लॉ फाइंड कीजिए तो भी आपको वही करना है, और अगर आ जाता है इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड कीजिए तब भी वही आता है, और अगर यहाँ पे कोई मेंशन नहीं होता, कहता है कि केवल और केवल आपको फोर्स फाइंड करना है, तब भी अंडरस्टैंडिंग है कि हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स या फिर कूलम्ब फोर्स को ही फाइंड करना है. तो बताइए, चार्ज दे रखा है हमें, Q1 दे रखा है, Q2 दे रखा है, मीडियम जो है वो एयर है, गिवन है. अगर नहीं भी होता गिवन तब भी हम उसे एयर कंसीडर करते तब तक जब तक कि किसी और मीडियम को मेंशन ना किया गया हो. एंड बोथ आर सेपरेटेड बाय r इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फोर्स. फॉर्मूला बताइए, फोर्स का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर. वैल्यूज पुट करते हैं. k, व्हाट इज k? 9 into 10 to the power 9. But what is k? This is the value of k. k क्या है यहाँ पे? Coulomb constant या फिर dielectric constant, which shows the dependency of the force on the medium, that how the force will be changed when the medium will change. Okay, Q1, value of Q1 कितनी है? Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. सही है? सही है. के Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर सही है क्या? सर 0.3 आएगा. 0.3 आएगा. वेरी गुड. ध्यान रखिए यहाँ पे जो r की वैल्यू दे रखी है वो सेंटीमीटर में दे रखी है, और कूलम्ब किसकी यूनिट होती है? हमारी SI यूनिट होती है. तो हमें जो यूनिट से उन्हें SI में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो अगर आपने 30 का स्क्वायर कर दिया तो क्वेश्चन वहीं पे गलत हो जाएगा. आपको इस 30 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. स्टार्टिंग में वी हैव टू कन्वर्ट द 30 सेंटीमीटर इनटू द मीटर. तो यहां पे 30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर. इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब ये हो चुका है हमारा राइट. सॉल्व करते हैं. सॉल्व करूं या आप कर लेंगे? चलिए एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो देख लेते हैं, ट्रिक्स देख लेते हैं कैसे करना है. सिंपल है वैसे. जितने भी आपके डिजिट्स हैं उनको आप पहले लिख लीजिए. जितने भी डिजिट्स हैं उन्हें पहले लिख लीजिए. फिर आती है आपकी 10 टू दी पावर्स. 10 की पावर यहाँ पे कितनी है? 9 है. व्हेनेवर देयर बेस इज सेम द पावर विल बी गेट एड और सब्ट्रैक्ट, है ना. 9 is plus positive, 7 is negative, and 7 is also negative. Divided by 30 into 10 to the power कितनी होगी? 10 to the power minus 2 का स्क्वायर -4. वेरी गुड. -4 ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा. +4. तो ये आ गया हमारा 10 to the power
अब 30 है, 3 से डिवाइड किया 10 आया, 3 से डिवाइड किया 10 आया, 3 आया, 2 zeros है, 10 to the power 2, 10 to the power 2 ऊपर जाएगा तो -2। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। सिंपल था। मोस्टली आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल वैल्यूज इसी तरीके से दी जाएगी कि इजीली आपसे सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पे आया 3 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 9 माइनस 7 प्लस 4 माइनस 2। सोल्व कर लीजिएगा, जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा न्यूटन में फोर्स आ जाएगा। बढ़े आगे। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, सिंपल था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, फॉर्मूला सेलेक्ट करना था, वैल्यूज को पुट करना था। यहाँ पे बस 30 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना याद रखना। अगर ये कन्वर्जन भूल गए तो आंसर आपका गलत हो जाएगा, क्वेश्चन आते हुए गलत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। The electrostatic force on a shell or on a small sphere of charge 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge minus 0.8 microcoulomb in air is 0.2 न्यूटन। ठीक है, जब भी क्वेश्चन दे रखा है आराम से एक बार दो बार पढ़िए, तब तक जब तक कि आप क्लियर ना हो जाए। न्यूमेरिकल्स को देखते ही हड़बड़ाहट, घबराना नहीं है और कुछ भी नहीं करना है, कंसेप्ट पे ध्यान देना है। चलिए क्वेश्चन में दे रखा है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम। स्मॉल स्फीयर है, चार्ज क्यू दे रखा है हमें 0.4 माइक्रोकूलम। ठीक है, ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज माइनस 0.8 माइक्रोकूलम। एक और स्फीयर दे रखा है जिसपे चार्ज Q2 इज इक्वल टू दे रखा है माइनस 0.8 माइक्रोकूलम चार्ज इन एयर इज 0.2 न्यूटन। यहां पे फोर्स हमें गिवन है F इज इक्वल टू 0.2 न्यूटन, फोर्स इज गिवन है 0.2 न्यूटन। और पूछा क्या है क्वेश्चन में, ए गिवन टू स्फीयर से, फर्स्ट पे चार्ज है 0.4 माइक्रोकूलम, सेकंड पे माइनस 0.8 माइक्रोकूलम, दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। वेरी गुड, क्यों? क्योंकि अपोजिट पोलैरिटी है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो गिवन है एज अ 0.2 न्यूटन एंड द मीडियम इज गिवन एज अ एयर एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स। ओके, so first thing what we have to find, that is r, the distance between both the spheres, the distance between both the spheres we have to find. Second, what is the force on the second sphere due to the first? B is what we have to find. What is the force on second sphere due to first sphere? क्वेश्चन समझ में आया सबको? क्वेश्चन समझ में आया? हमें दो स्फीयर दे रखे हैं, दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स दे रखा है, पूछा है उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है। सिंपल है, न्यूटन्स सॉरी यहाँ पे कूलम्ब्स फोर्स लग रहा है, तो कूलम्ब्स फोर्स का फॉर्मूला लगा देंगे हम, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो यहाँ पे आ जाएगा F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F की वैल्यू कितनी गिवन है? 0.2 न्यूटन। 0.2 न्यूटन इज इक्वल टू K Q1 0.4 इंटू माइक्रोकूलम में दे रखा है, माइक्रोकूलम को किस में कन्वर्ट करेंगे? कूलम में कन्वर्ट करेंगे। कूलम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 0.4 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू 0.4 इंटू 10 टू द पावर माइक्रो 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम। सेकेंड वन दे रखा है हमें 0.8 माइक्रोकूलम, 0.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम। 0.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू Q2 0.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। R स्क्वायर को इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हाँ बोलिए क्या हुआ?
कोई डाउट? हाँ देखिए, यहाँ पे जो नेगेटिव पोलैरिटी बता रखी है ना, Q2 की वैल्यू जो नेगेटिव बता रखी है, उसका सिग्निफिकेंस ये है कि इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं? यहां पे हम बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड की, यहां पे हम बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड की। तो पोलैरिटी केवल और केवल क्या जस्टिफाई करती है कि फोर्स अट्रैक्टिव होगा या फिर रिपल्सिव होगा, फोर्स अट्रैक्टिव होगा या फिर रिपल्सिव होगा। क्लियर है? उसका फॉर्मूला में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। न्यूमेरिकल डिजिट जब हम लेंगे तो वहां पे केवल और केवल मैग्नीट्यूड को ही कंसीडर करना है। क्लियर है सबको? तो माइनस साइन यहां पे क्या बता रहा है कि जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा। तो दोनों की पोलैरिटी अपोजिट है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पे लगेगा। तो हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। आर स्क्वायर को उधर सब्सटीट्यूट कर देंगे, मूव कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 0.4 इंटू 0.8 इंटू 10 टू द पावर -12। पॉइंट रिमूव हुआ, 2 zeros और आ गए, और 0.2, एक पॉइंट रिमूव हुआ, 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर -12, 10 टू द पावर 1, सारी की सारी एक तरफ हो जाएगी। 9 4 8 4 16 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 -12 -3 -3 -1 -4 आर स्क्वायर। R is equal to अंडर रूट 16 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर -2। सिंपल है। R is equal to 16 किसका स्क्वायर होता है? बाहर आ जाएगा। 9 किसका स्क्वायर होता है? बाहर आ जाएगा। 10 टू द पावर -4 क्या करेंगे? 10 टू द पावर -2। वेरी गुड, दिस इज द आंसर। क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन था। न्यूमेरिकल जो वैल्यूज दे रखी है वो आप ध्यान से देखोगे तो ऑब्जर्व करोगे कि सिंपल वैल्यूज दे रखी है, इस तरह से दे रखी है कि आपको कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम कंज्यूम ना हो, है ना, ज्यादा टाइम आपका कंज्यूम नहीं होगा कैलकुलेशन में। न्यूमेरिकल वैल्यूज जो है वो आपको सिंपलर दे रखी है। यहाँ पे जो एग्जामिनर है वो केवल और केवल किस में इंटरेस्टेड है? आपके कंसेप्ट में इंटरेस्टेड है कि आपको क्वेश्चन सोल्व करना आता है या नहीं आता है। ठीक है, क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट? बढ़े आगे। यूनिट क्या आएगी यहां पे? मीटर। ठीक है, ऐसा ही यूनिट को ही कंसीडर करना है। इसका सेकंड पार्ट था हमारा, व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर। बताइए, इसका आंसर बताइए। दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है F, वो है हमारा 0.2 न्यूटन। दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 0.2 न्यूटन। और क्वेश्चन में पूछा है व्हाट विल बी द फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर। कितना होगा बताइए? दोनों के बीच में 0.2 न्यूटन लग रहा है, तो सेकंड पे फर्स्ट के कारण कितना लग रहा है बताइए? सोचो सोचो सोचो। दोनों के बीच में 0.2 न्यूटन का फोर्स है, कितना? कितना लग रहा है? कम ऑन यार, बेसिक्स। कितना फोर्स लग रहा है फर्स्ट के? चलो सेकंड के कारण फर्स्ट पे कितना लग रहा है ये बता दो, ये तो सिंपल है। भाई दोनों के बीच में 0.2 लग रहा है, तो एक के कारण दूसरे पे कितना लगेगा? डिवाइडेड बाय 2, 0.1 लगेगा। अरे एग्री कर पा रहे हो? सब पढ़ाया हुआ बर्बाद। सही है ना? ये 0.1 न्यूटन लगेगा भाई एक के कारण दूसरे पे, और उतना कि उतना दूसरे के कारण पहले पे, तो 0.1 मिलकर के 0.2 न्यूटन हो जाएगा। हो जाएगा? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो भाई, अपना आंसर बताओ। चलो सर माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं, अपना बताओ आंसर। दोनों के बीच में 0.2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो फर्स्ट के कारण सेकंड पे और सेकंड के कारण फर्स्ट पे कितना फोर्स लग रहा है? सोचो।
नहीं जा रहा मैं कहीं भी, जब तक इसका आंसर नहीं मिलेगा नहीं जाऊंगा। कितना लग रहा है? न्यूटन का लगा है। 4 न्यूटन का। 4 न्यूटन के कारण सेकंड में फर्स्ट के कारण सेकंड पे 4 न्यूटन का, -4 न्यूटन का। -4 न्यूटन का। अच्छा एक और आंसर आया है, एक और आंसर है। हाँ आपके ऊपर आते हैं, 4 न्यूटन पे आते हैं। नहीं और कोई मैसेज नहीं है, चलिए ठीक है। हाँ अरे भाई साहब ओवरऑल जो फोर्स है ना टोटल वही 0.2 न्यूटन का है, तो भाई फोर्स 4 न्यूटन का फोर्स कहां से लाओगे आप, और वो भी माइनस का। प्लस का भी कहां से लाएंगे आप बताइए? ओवरऑल जो टोटल फोर्स है वही 0.2 न्यूटन का है। गिरवी रख लेंगे, लोन ले लेंगे 4 न्यूटन का प्लस का। अरे बाबा एक हाथ से दूसरे हाथ को मैं खींच रहा हूं, समझना, एक हाथ से दूसरे हाथ को खींच रहा हूं। जितना फोर्स ये वाला हाथ इस पे लगा रहा है उतना ही फोर्स ये वाला हाथ भी तो इस पे लगा रहा है ना। दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है, जितना एक हाथ दूसरे पे लगा रहा है उतना ही तो दूसरा भी पहले पे लगाएगा। चीज समझ रहे हो आप? तो जिस फोर्स से ये इसे अट्रैक्ट करेगा उसी फोर्स से तो ये भी इसे अट्रैक्ट करेगा, और वो किसके इक्वल होगा? 0.2 के न्यूटन, 0.2 न्यूटन के इक्वल होगा। इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स का ही मतलब क्या होता है कि ये दोनों एक दूसरे को 0.2 न्यूटन के फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये इसे भी 0.2 न्यूटन से अट्रैक्ट कर रहा है और ये इसे भी 0.2 न्यूटन से अट्रैक्ट कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो ओवरऑल फोर्स है वो 0.2 न्यूटन है। क्लियर है सबको? बढ़े आगे? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कंसेप्ट 0.2 न्यूटन वाला? क्या टाइम हो गया क्या क्लास का? अरे यार चलिए आगे के क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा, कल से फटाफट आंसर्स आने चाहिए, सोल्व करके आइएगा, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है? जितने भी क्वेश्चन है सारे सोल्व कीजिए, अच्छे क्वेश्चंस दे रखे हैं। कल हमारा टारगेट है 10 क्वेश्चंस कंप्लीट करने का, और वो कब हो सकते हैं? जब आप पढ़ के आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीटेड। अरे कहां गया? क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीटेड, सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीटेड। थर्ड क्वेश्चन, चेक दैट रेशियो के स्क्वायर अपॉन GMEMP is dimensionless. Okay, good one. Look up a table of physical constants and determine the value of this ratio. What does the ratio signify? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सेकेंड थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें? थर्ड क्वेश्चन में हमें दे रखा है के स्क्वायर बाय GMEMP। इसका मतलब क्या हुआ ये समझिए पहले आप। यहां पे के जो है वो है इलेक्ट्रिक फोर्स का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, 9 × 10⁹। मीडियम जो है वो एयर कंसीडर करना है क्योंकि हमें कोई और मीडियम यहां पे गिवन नहीं है। उसके डिवीजन में जो डिनोमिनेटर में है GMEMP, इसका मतलब ये हुआ G इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कितनी होती है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू? G की वैल्यू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वेरी गुड। MEMP, ME signify the mass of electron and MP signifies the mass of proton। तो यहां पे हमें क्या दे रखा है? और यहां पे बचा E स्क्वायर। E स्क्वायर का मतलब है यहां पे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर। तो यहां पे हमें एक तरह से इस तरह से समझिए कि ऊपर की तरफ जो रेशो है वो रेशो दे रखा है हमें इलेक्ट्रिक फोर्स का, और नीचे की तरफ जो आपका दे रखा है GMEMP, ये दे रखा है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशो लग रहा है मुझे, ठीक है? ऊपर एक ए स्क्वायर, नीचे GMEMP, और इन दोनों में कॉमन क्या है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की जो डिस्टेंस है वो सेम है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की डिस्टेंस जो है वो सेम है, तभी वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और ग्रेविटेशनल फोर्स GMEMP अपॉन आर स्क्वायर, दोनों को जब रेशो लेंगे तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा के स्क्वायर अपॉन GMEMP। ठीक है, तो हमें एक चीज तो समझ में आ गई कि ये जो रेशो दे रखा है ये इलेक्ट्रिक फोर्स का कुछ पार्ट है, और साथ ही साथ ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशो दे रखा है हमें। और एक चीज जो कॉमन है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की डिस्टेंस जो है वो सेम है। जितनी इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए कंसीडर करी है उतनी ही यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए कंसीडर करी है। फिर क्या कह रहा है ये? इज डायमेंशनलेस।
तो यहां पे क्या रखा है, चेक दैट द रेशियो इज डायमेंशनलेस। तो हमें पता करना है कि क्या ये रेशियो जो है वो डायमेंशनलेस है। उसके बाद क्या बोला इसने, लुक अप टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द रेशियो। उसके बाद हमें क्या करना है कि लुक अप टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट। तो यहां पे फिजिकल कांस्टेंट कौन कौन से हमारे, के 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ई स्क्वायर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 का स्क्वायर, जी 6.67 इंटू 10 टू पावर डैश डैश डैश, एमईएमपी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, इनकी वैल्यूज को पुट करना है और इस रेशियो का हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द रेशियो, व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाइज। तो ये हमें फाइंड आउट करना है कि वो जो रेशियो है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है और वो जो रेशियो आ रहा है वो क्या सिग्निफाई कर रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, तो आप ट्राई कीजिए। हो जाता है तो वेल एंड गुड है, जिनसे नहीं होता है वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। अगर कोई डाउट हो तो पूछिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है।